हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख और कोरोना से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार भी शामिल करेंगे, सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने आज टाइगर्स फोर्स के रज़ाकारों से खिताब किया है और उनको कुछ उनकी एडिशनल ड्यूटी से मुतल्लिक आगाह किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात करते हैं। तो मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की उसूली मंजूरी दी गई है। अब ज़राए जो ECC के हैं वो बताते हैं कि जी ये जो गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, इन मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। मजीद बताया गया है कि जो रिटायर किए जाने वाले मुलाजमीन हैं उनको वाजिबात की अदायगी के लिए वजारत ख़जाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी ज़रा ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस सिलसिले में पहले ही फैसला दे चुकी है। अब तमाम तर सूरत हाल पर अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत तो कहती थी कि हम इसको ठीक करेंगे, जो खसारे में जा रहे हैं मैनेजमेंट से दुरुस्त करेंगे मामलात को, तो अब क्या हुआ? इस पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि जी अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो जायज़ है, हाँ या ना के ऑप्शन है। और पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करें। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। पाकिस्तान स्टील मिल्स एक अरसे से कहा जा रहा है जी सफ़ेद हाथी है। कल हमाद अजहर साहब ने बात की, उन्होंने भी यही कहा और कहा कि अब हमारे लिए बर्डन बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। अगर बहाली और रिफॉर्म करना चाहते हैं तो जो स्टेप लिया गया है वो इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ग़ालिबन 30 दिसंबर 1973 को इसका संग बुनियाद रखा गया था और 1984 या 85 में ये ऑपरेटिव हो गई थी और काफ़ी अरसे तक जो है ये बड़े बेहतर अंदाज में चली है। तकरीबन 12-13 साल ये बड़े बेहतर अंदाज में चली है। उसके बाद भी जब मुशर्रफ साहब का पीरियड आया, उस पीरियड में भी जो है वो तकरीबन ब्रेक इवन या किसी हद तक प्रॉफिट में थी। तो फिर ये अपोजिशन का एतराज़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है या बेचने के हवाले से, ये समझ में नहीं आ रहा। हर दो सूरतों में दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ को ये बताना पड़ेगा कि उनके दौर में चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हुई। यानी वो जब मुखालफत कर रहे हैं तो उसके रीज़न्स देने चाहिए। ठीक है, PTI की गवर्नमेंट, ये बात ठीक है कि PTI की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम इसे बेहतर मैनेज करेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट तब्दील करेंगे, और ये बात उन्होंने PIA के हवाले से भी की, रेलवे के हवाले से भी की। लेकिन अपोजिशन, क्योंकि वो अपोजिशन 2 मरतबा ये यानी पिछले 10 साल में हुकूमत में रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई काउंटर, कोई कॉन्सेप्ट पेपर आना चाहिए कि जी जिस चीज़ की आप मुखालफत कर रहे हैं तो आपके अपने दौर में, आपके 5 साल के दौर में, आपके 5 साल के दौर में इन चीज़ों को क्यों नहीं बेहतर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून तो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थी और इसीलिए 2015 से ये स्टील मिल बंद पड़ी है। देखिए, बिल्कुल जो इस वक्त सूरत हाल है, असल मसला जब भी स्टील मिल का आता है वहाँ नीयत में फतूर नज़र आता है, वहाँ नीयत गड़बड़ में जो है वो कहीं ना कहीं मामलात गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। और इसमें इतनी लिटिगेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी लिटिगेशन है। तो पहले तो आपको उससे निकलना पड़ेगा, फिर आपको ये बताएं कि ये इतने साल जो है ये बंद क्यों रही, इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं बेहतर हुई, इसका कोई परमानेंट चेयरमैन क्यों नहीं आया, इसको क्यों बेहतर, इन 2 सालों में बेहतर बनाने की क्या कोशिश की गई। यानी जो क्लेम्स थे, जो असद उमर साहब के क्लेम थे, जो इमरान खान साहब के क्लेम थे, तो उन्होंने इसको बेहतर बनाने की क्यों नहीं कोशिश की। फिर ये जिस 20 अरब रिटायरमेंट वगैरह की बात करें, ये रिटायरमेंट का मसला नहीं है, हाई कोर्ट में केस है और कोर्ट ने इनको पाबंद किया है कि आप 22 अरब रुपए तक जो उनके जो वर्कर्स के अपने हैं, जो प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी के हैं, वो इनको पे करने पड़ेंगे, वो इनको लाजमी पे करने पड़ेंगे। फिर अभी इसमें बहुत से मामलात ज़मीनों के भी हैं, इसमें मामलात कोई आसान नहीं है। ये सिर्फ ये 18,000 एकड़ का मसला नहीं है, इसके और भी साइड के प्रोजेक्ट्स हैं जो दीगर शहरों में भी हैं। तो ये कोई आसान मेरा ख्याल है मामला नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी मामला है, इसको पूरे कॉन्फिडेंस में लेके। लेकिन जो स्पेसिफिक आपका सवाल है उसका जवाब मेरा ना में है, इसलिए कि जो अपोजिशन ये बात कर रही है उस अपोजिशन की तरफ से ये नहीं आया कि जी हमने अपने दौर में इसको प्रॉफिट में किया था और अब ये इसको बेचने का जवाब नहीं है, या हमने इसकी मैनेजमेंट बेहतर की थी, ठीक है, या मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि फौरी तौर पे स्टील मिल बेच दी जाए।
ठीक है, लेकिन किया कुछ नहीं, ये भी सवाल उठाया हुकूमत ने। बाबर सत्तार साहब, हुकूमत कहती है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है ये करने की और लिटिगेशन के मामलात हैं दीगर जिसको एड्रेस किया जाएगा। आपको इसमें कोई कानूनी सुकुम नजर आता है क्या? मुझे तो नहीं नजर आता जी। देखिए, हुकूमत और क्या करे, एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है। एक बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फखार चौधरी साहब ने फैसला दे दिया कि इसे प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। उसके बाद से कोई कैलकुलेट करे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क। जितनी कोई भी गवर्नमेंट आई, उसके इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत इन्हें ठीक तरीके से नहीं चला। फिर एक कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट, जो एक होल्ड ओवर है हमारा 60s और 70s का, कि हुकूमत का काम जॉब क्रिएशन इस तरह से है कि वो सरकारी इदारों में लोगों को नौकरियां दे दें। हुकूमत का इस तरह से जॉब क्रिएशन काम नहीं होता। इकोनॉमी को चलाना, उसे रेगुलेट करना हुकूमत का काम है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ग्रो करें और उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट के नंबर ऊपर जाएं, ये हुकूमत का काम है। ये नहीं कि आप अपने इदारों में भर्ती कर लें, रेलवे में, PIA में, स्टील मिल के अंदर, और वो इदारे बैठ जाएं। अगर किसी भी प्राइवेट बिजनेस के पास फालतू लोग होंगे, जिस तरह PIA का भी एनालिसिस होता है कि एक जहाज के ऊपर आपके पास कितने लोग हैं, बाकी एयरलाइंस के पास कितने लोग हैं, यही स्टील मिल का हाल है। अगर आपने इसे मुनाफे पे चलाना है तो फिर आपको लोगों को एक डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत है। और फिर हुकूमत से सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जिन लोगों को आपने फारिग किया, क्या आप उन्हें फेयरली ट्रीट कर रहे हैं? अभी तो इस चीज पे बहस जरूरी है कि ठीक है, लोगों ने इतनी नौकरी की, जो गोल्डन हैंडशेक है, क्या वो फेयर है या नहीं? उन्हें रीएम्प्लॉय करवाने के लिए हुकूमत क्या काम कर सकती है? क्या उनकी स्किल एनहांसमेंट होनी चाहिए या नहीं? लेकिन ये कह देना कि जनाब लोगों को निकाल दिया, ये वादे किए थे, जो चला भी रहे हैं, ठीक है। ये हुकूमत के मिनिस्टरों ने या प्राइम मिनिस्टर ने जब ऑपोजिशन में थे तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हो कि हम आपकी मुलाजमतों को ये करेंगे वो करेंगे जैसे ऑपोजिशन करते हैं। लेकिन हुकूमत में आके मेरा नहीं ख्याल कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो वो फैसला कर रहे हैं। इसे चलाना है तो ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन वाली कहानी है। लेकिन माजी की यादें ऑपोजिशन ताज़ा करवा रही है। इरशाद भट्टी साहब, कल की बात देख लें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने सेनेट में कहा कि जी असद उमर साहब को उनके वादे, उनके बयानात क्या याद करवाने पड़ेंगे? अब उन्होंने क्या कहा था हुकूमत में आने से पहले? हाय अल्लाह तेरा खैर, अल्लाह खैर तो बेड़े पार। 5 सितंबर 2016 इक़्तिदार में आकर हम स्टील मिल ठीक करेंगे, नई मैनेजमेंट लाकर प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, किसी को नहीं निकालेंगे। ये किसी और ने नहीं, मेरे कायद, मेरे महबूब कायद इमरान खान साहब ने कहा था। जनाब असद उमर साहब ने कहा था कि हमारा वादा है कि स्टील मिल चलाकर दिखाएंगे। अगर मैं स्टील मिल ना चला पाया तो मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर चलाकर मुझे शर्मिंदा कीजिएगा, ये भी कहा था। अच्छा, और कहा क्या इसमें अंग्रेजी है? अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं, मिलकर चलने का पहला कदम रख लिया। अच्छा खैर 22 महीने हो गए, अभी तक तो कोई भी नहीं, ये पता नहीं मेरा कायद कहाँ गया। वैसे मेरे कायद इमरान खान की एक बात है, कोई दुनिया का टॉपिक निकाल लें उस पर उन्होंने बयान दिया होता है और वो क्लिप मौजूद होता है। ये तो है ना मेरा कायद। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त हुकूमत 9100 मुलाजमीन को निकालना है। ये भी सच है कि वजीर आजम साहब प्राइवेट सेक्टर से मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि आप लोगों को ना निकालें, बल्कि उनको सस्ते कर्जे दे रहे हैं कोरोना वबा में कि जिनको अगर आपने मुलाजमीन अपनों को ना निकाला तो सस्ते कर्जे देंगे। ये भी चल रहा है। मगर इन दोनों बातों के बावजूद सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ दौर में स्टील मिल आखिरी मर्तबा कराची में की किसी गलियों में मुनाफा बख्श नजर आई, उसके बाद जमहूरियत आ गई। पीपी दौर में 2008-2009 में खसारे में गई, 2015 में लीगी दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गई और 5 साल से बंद है। 30,000 मुलाजमीन थे, अब 9,000 मुलाजमीन रह गए हैं। 5 सालों में 90 अरब का बेल आउट पैकेज दिया जा चुका है, 55 अरब तनख्वाहों पर लग चुके हैं, 230 अरब के खसारे में है। अब हुकूमत 1 माह की तनख्वाह और रिटायरमेंट के वाजिबात देकर मुलाजमीन को फारग करना चाहती है। ये तमाम तर इनकी कोताहियों के बावजूद अच्छा फैसला है। इन सफ़ेद हाथियों से जान छुड़ानी चाहिए। हर साल 24 अरब खा रही है स्टील मिल, 54 अरब खा रहा है PIA, 35 अरब खा रहा है रेलवे।
और आपको याद होगा कि 15,000 PIA के मुलाजमीन है। रेलवे की टोटल अच्छा, मतलब आपको भी लगता है ऑपोजिशन पेंशन, ठीक है, आप ये समझते हैं ऑपोजिशन का जो एहतजाज है वो नाजायज है, उनको नहीं करना चाहिए। बट सब आगे बढ़ते हैं ना, पीछे की बातें हो गई। बट सब क्विकली मुझे आगे बढ़ना, आज टाइम हमारे पास बड़ा कम है, आगे की बात करेंगे हम। मेहमल, आखिरी बात भट्टी साहब, आपका टाइम एक मिनट शेख, एक मिनट मेहमल, आगे के लिए ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत बड़ी जरूरी है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए कि आगे जो भी प्रोसेस हो ट्रांसपेरेंट हो? देखिए अलीना, इसमें 2-3 बातें हैं छोटी छोटी। पहली चीज तो ये है कि देखिए मैं मानती हूँ कि एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो वर्कर्स का हो। आप ये बात कि क्या हुकूमत का फैसला सही है या गलत है, उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन का एहतजाज क्या गलत है, गलत नहीं है उनका एहतजाज। ये अगर PTI भी इस वक्त अपोजिशन में होती वो भी यही कर रही होती, वो भी आकर वर्कर। फिर एक चीज है कि उन्होंने जिस तरह ये असद उमर साहब के वायरल क्लिप की बात करे या भट्टी साहब ने खान साहब के बयानात की बात की, उस वक्त ये उनकी तरह हिपोक्रेसी दिखाने के लिए, ये नहीं हम कह रहे कि वो फैसला बदलेंगे नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज है, पहली चीज है मुझे बताएं कि ये जो 9,000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाला, इसका जवाब क्या है? क्या कोई पॉलिसी दी गई है? क्या बताया गया है कि या बताया गया था कि हमने डाउन साइजिंग करनी है या हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है? क्या आपको कोई बायर मिल गया? आप ट्रांसपेरेंट हो ना, आप बताएं तो सही कि आप करने क्या जा रहे हैं, केस क्या बनाया है आपने ये सब कुछ करने का। फिर दूसरी तरफ एक इनसिक्योरिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बताया हमाद अजहर ने, कोर ऑपरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप अलीना फिर 9,000 के 9,000 वर्कर्स को नहीं निकालते, फिर आप रिटेन करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप मुशावरत करते हैं। इससे आपने इनसिक्योरिटी फैलाई है। बाकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में PIA वाले हो गए, बेशक वो पाकिस्तान रेलवेज के 70,000 वर्कर्स हो गए, वो भी सोच रहे होंगे कि कल को हमें भी इसी तरह निकाल देंगे। तो कोई तो आपको एक पॉलिसी प्रॉपर बनाकर आपको वर्कर्स से, यूनियंस के साथ, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन के साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं आप कर सकते। ये मैं कहती हूँ कि ये जो एहतजाज है वो बिल्कुल जायज़। ये पॉइंट लेके चलते हैं बेनजीर के पास। बेनजीर, मेहमल कहती है एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, इस तरह से आप निकाल नहीं सकते, एक मैकेनिज्म होना चाहिए था। अलीना देखिए, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है, इसलिए क्योंकि एक पेंडेमिक में या जब मईशत का ये हाल है, इन हालात में 8 से 9,000 लोगों को फारिग करना मेरे तो ख्याल से जुल्म की इंतहा है। और अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने हमारे वज़ीर आज़म जो थे वो अपील कर रहे थे कंपनी से और बिजनेसेस से कि आपने अपने मुलाजमीन को बेरोज़गार ना करें तो स्टेट बैंक आपको सस्ता और आसान लोन देगी। वो अपील कर रहे थे, उल्टा उन्होंने ख़ुद 9 से 8,000 लोगों को पेंडेमिक में निकाल दिया। फिर उस दिन हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये फारिग बैठे हुए थे, अब ये प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सर आप मुझे बताएं कि आजकल इनको कौन नौकरी देगा? इन हालात में इनको कहाँ से प्रोडक्टिव होंगे? इनको कौन सी नौकरियां मिलेंगी? वैसे वज़ारत ख़ज़ाना ने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है, कहते हैं 30 लाख रोज लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने उसमें ऐड कर दिए 8 से 9,000 लोग, और मतलब हुकूमत ने खुद ऐड कर दिए। आप कंपनियों से अब क्या अपील कर रहे हैं? देखिए हेरल्ड जो एक मैगज़ीन है जो अब बंद हो गया है, एक बड़ा अच्छा मैगज़ीन होता था, उन्होंने एक बड़ी तफसील से इस पर रिपोर्ट की थी, बड़ी डिटेल रिपोर्ट की थी पाकिस्तान स्टील मिल में। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सबसे अच्छा मौका था इसको प्राइवेटाइज़ करने का वो था 2006 में, क्योंकि तब ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रही थी स्टील मिल और तब बायर्स भी थे। लेकिन तब हमारे जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने आके इसको रोक दिया। तो जब हमाद अजहर साहब पीपल्स पार्टी की और PMLN की बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी इफ्तिखार चौधरी की भी बात किया करें। उसके बाद 2015 में जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, फिर से इसको कोशिश की प्राइवेटाइज़ करने की, लेकिन तब इतने हालात ख़राब हो गए थे कि इसको प्राइवेटाइज मतलब कोई बायर ही नहीं मिल रहा था। यहाँ से हुकूमत गई चाइना में, वहाँ पे उन्होंने रोड शोज़ किए, लेकिन कोई बायर नहीं मिला। देखिए अगर मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो एक अलग बात है कि आपने PTCL को प्राइवेटाइज़ किया, KESC को प्राइवेटाइज़ किया, उससे क्या कोई हालात कोई कंपनियों के बेहतर हो गए? नहीं। लेकिन चलें अगर आपने उसको प्राइवेटाइज़ करना है तो उसको आप ज़रूर करें, लेकिन एक तरीके से करें। ये नहीं कि आपने 8-9 हज़ार लोग निकाल दिए। अभी देखें आपने इसको सबसे पहले इस स्टील मिल को चलाना है, इसकी हालात कुछ बेहतर करने हैं, तो फिर ही आपको बायर्स मिलेंगे ना। ऐसे तो नहीं लोग आ जाएंगे जो बंद पड़ी है एक स्टील मिल उसको आकर ख़रीदने के लिए, सिर्फ ज़मीन के लिए तो नहीं आ जाएंगे। अब उसके लिए अभी आपने 8,000 लोग तो निकाल लिए, लेकिन आपने अभी मज़ीद लोगों को, अफराद को मुलाजमत देनी होगी, इसको चलाना होगा। तो एक तरीके से आप प्राइवेटाइजेशन करें। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि आप 8-9 मतलब यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं लोग भूख से मर जाएंगे अगर हम लॉकडाउन में नरमी नहीं लाएंगे। तो ये जो मुलाजमीन है इनको क्या भूख नहीं लगती? इनको कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी?
तो मतलब आपको लगता है जो ये स्पेसिफिक मामला है कि मुलाजिमीन को क्यों निकाला गया, इस पर अपोजिशन सही एहतजाज कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो टाइगर्स फोर्स के नए काम होंगे, उनकी ड्यूटीज़ होंगी, उससे मुतालिक थोड़ी डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।